Hello dear friends, how are you? I hope you are finding my videos useful and you are telling about the videos to your friends as well so that उनको भी थोड़ा फायदा हो जाए. And I am Satyanarayan 2019 batch IPS and without wasting much time, let's continue with the World Heritage Sites of India which we discussed yesterday. So in the World Heritage Sites of India presentation, we have covered in the first video the 4 World Heritage Sites of Rajasthan, and that we covered around 15-16 World Heritage Sites which were mainly from the North India and the Western India in the previous video, and in this video we will continue with the rest of the World Heritage Sites. So as I told in the previous video that there are total 38 World Heritage Sites in India declared by UNESCO, and uh, many of them are like ancient monuments and World Heritage Sites such as Red Fort in Delhi and Taj Mahal and Agra Fort. So today we will discuss mainly the temples of the South India which are part of the World Heritage Sites, and then the national parks and the natural World Heritage Sites. I also told that there are two types of World Heritage Sites, either cultural or natural, and there is another category which is the mixed one. So as we know, in India there is only one mixed World Heritage Site and that is Kanchenjunga. So कंचनजंगा के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन. सो आज हम स्टार्ट करेंगे उड़ीसा से. उड़ीसा का जो कोणार्क है वहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा सन टेम्पल है, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सन टेम्पल है वो भी कोणार्क उड़ीसा में है. सो ये जो बंगाल की खाड़ी जो है, बे ऑफ बंगाल, उसमें महानदी का जो डेल्टा है उस पर बना हुआ है, यानी ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे. और ऐसा कहा जाता है कि इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग नरसिंह देव वन ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी. इनकी जो डायनेस्टी है उसका नाम गंगा डायनेस्टी है. आई थिंक आई शुड चेंज द कलर ऑफ द पेन. एंड इन्होंने लगभग 1250 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण करवाया था. और जो अंग्रेजी जो सेलर्स आते थे, जो विदेशी सैलानी जो आते थे समुद्र के रास्ते से, बिकॉज ये बहुत ही दूर से दिखाई दे जाता था और इसका जो टॉप है वो पूरा ब्लैक कलर का दिखाई देता था दूर से, इसलिए इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है. सो जनरली इन द एग्जाम इट इज आस्क्ड दैट ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है. सो वी शुड इजीली रिमेंबर दैट इट इज द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. देन इस टेम्पल की एक अनूठी विशेषता ये है कि ये जो है एक रथ की फॉर्म में है, और जो रथ है वो भगवान सूर्य देव जो है उनको एक तरह से उनकी विराज, जो भगवान सूर्य देव जो है वो उस रथ में विराजमान है, और जो 6 घोड़े जो हैं वो उस रथ को चला रहे हैं. तो आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो रथ के जो व्हील्स होते हैं वो दिखाई देंगे. तो इस तरह के दोनों तरफ 12-12 व्हील्स हैं, यानी कि देर आर टोटल 24 व्हील्स. नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, बट हाँ हमें ये पता होना चाहिए कि जो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है वो एक रथ की फॉर्म में है, यानी इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ चैरियट. एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट इट इज द क्लासिक इलस्ट्रेशन ऑफ द ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. ओडिशा का जो रीजन है, यानी कि जो ईस्टर्न इंडिया का जो रीजन है, वहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर की एक स्पेसिफिक शैली डेवलप हुई है, उसको उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं या कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं. तो ये उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है. और यहाँ पे हर साल जो है चंद्रभागा मेला लगता है, और उस मेले में लगभग जो है वो बहुत सारे हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो लोग यहाँ पर गैदर होते हैं, एंड इट इज जनरली इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट place or pilgrimage center for the Hindus, not only from Odisha but for the rest of India as well. So please let's move ahead. So from Odisha now we will be moving towards Tamil Nadu. Tamil Nadu का जो महाबलीपुरम का जो रीजन है, या जो महाबलीपुरम का जो शहर है जिसको मामल्लापुरम भी कहते हैं, वहाँ पर देर आर ए लॉट ऑफ लाइक रॉक कट टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स. तो उन सभी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सभी मॉन्यूमेंट्स को जो है वो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है इन 1984. सो द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट द महाबलीपुरम, ऐसा माना जाता है कि जो पल्लव किंग्स थे साउथ इंडिया में, चालुक्य किंग्स, पल्लव वंश, इन सब का रूल रहा है. उसके बाद में 10th-11th सेंचुरी में चोला वंश का रूल रहा है. सो चोला वंश के भी हम देखेंगे आगे कौन कौन से उनके इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है. सो 7th और 8th सेंचुरी जो है वहाँ पे पल्लव किंग्स थे, और ऐसा माना जाता है कि इन पल्लव किंग्स ने इन लोग जो डिफरेंट वहाँ पे जो रॉक्स थी उन रॉक्स में से मंदिर वगैरह बनवाए, और इस तरीके की जो स्कल्पचर वगैरह हैं वो उन्होंने बनवाए. इमेज में जो हम स्कल्पचर देख रहे हैं, ये वाला जो है वो एक पूरी लंबी चट्टान थी, उस पूरी लंबी चट्टान से ही
ये सारे स्कल्पचर बनाए हुए हैं और ये जो पर्टिकुलर जो स्कल्पचर है इसका नाम है अर्जुन पेनेंस, यानी अर्जुन का जो पश्चाताप है, या इसको दूसरा ये भी कहते हैं डिसेंट ऑफ गंगा। तो अगर एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि अर्जुन पेनेंस या डिसेंट ऑफ गंगा कौन सी जगह पे है, तो वी शुड इजीली रिमेंबर दैट इट इज इन द महाबलीपुरम। एंड I have already discussed that these monuments have been carved out of the rock along the Coromandel coast। तो जो तमिलनाडु का जो बे ऑफ बंगाल का जो कोस्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द जियोग्राफी पार्ट। सो वी शुड नो दैट इंडिया का जो ये इस तरह का जो मैप है, इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या इधर वाले कोस्ट का नाम आप जानते हैं? अगर यस तो प्लीज राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ जियोग्राफी भी कवर कर लेते हैं थोड़ी बहुत। यहाँ पर जो है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट। सो उसमें क्या क्या है? रथ टेम्पल्स हैं जो कि रथ की फॉर्म में बनाए गए हैं। मंडप विहाराज है, यानी कि जो केव टेम्पल्स हैं, जो उस तरीके के मंदिर जो केव्स को खोदकर बनाए गए हों। एंड जो महाभारत और जो शैविक एंड शक्ति एंड वैष्णव ट्रेडिशंस जो हैं, यानी कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पे भगवान शिव की भी पूजा होती है, जो देवी शक्ति होती है उनकी भी पूजा होती है, और जो वैष्णव धर्म के अनुयायी भी साउथ इंडिया में हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तीनों धर्मों से रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस जो है वो हम जो महाबलीपुरम के जो टेम्पल्स हैं उनमें देख सकते हैं। और हम आगे भी बाकी स्लाइड्स में भी देखेंगे जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उनमें मेनली तीनों धर्मों का जो है वो जो हिंदू धर्म के जो तीनों सेक्ट हैं, शैविक सेक्ट, शक्ति सेक्ट एंड वैष्णव सेक्ट, इन तीनों संप्रदायों के यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस वगैरह हमें मिल जाते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस रॉक रिलीफ विच इज अर्जुन पेनेंस, एंड देर आर ऑल्सो सम स्टोन कट टेम्पल्स, यानी कि जो है वो पत्थरों को काट काट कर एक स्ट्रक्चरल तरीके से जो टेम्पल्स हैं वो भी रेज किए गए हैं। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टेम्पल्स। उसके बाद में एज आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड दैट वी विल मूविंग टुवर्ड्स द चोला रूलर्स। सो जो चोल वंश है, जो चोल साम्राज्य है, वो लगभग 10वीं या 11वीं शताब्दी के आसपास वहाँ पे राइज होता है, और जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट किंग होता है राजा राजा चोल। सो राजा राजा चोल वन जो है, ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ चोल डायनेस्टी। और सन 1010 में जो ये हम इमेज में जो टेम्पल देख रहे हैं बृहदेश्वर, तंजावुर या तंजौर में जो है ये बृहदेश्वर टेम्पल है, भगवान शिव को समर्पित है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, but also displays Vaishnavism and Shaktism traditions of Hinduism. So I have already told that कि जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स है वहाँ पे शैविज्म के साथ साथ वैष्णविज्म और शक्तिज्म का भी इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। सो सन 1010 में ये मंदिर का जो है कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था। दिस इज मेनली बिल्ट इन द साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसको द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर मेनली। नॉर्थ इंडिया वाला जो है उसको नागर शैली कहते हैं, और जो साउथ इंडिया वाला है उसको द्रविड़ शैली कहते हैं। तो ये जो है वो एक द्रविड़ शैली का प्रारंभिक जो समय है उसका एक उत्कृष्ट नमूना है। दिस इज द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू राइट, बट प्लीज बेयर विद मी। उसके बाद में जो है ये वाला हमने डिस्कस किया कि ये तंजावुर में है, तो तमिलनाडु का जो तंजावुर शहर है वहाँ पे है ये वाला मंदिर। उसके बाद में जो है एक गंगाईकोंडा चोलपुरम, ये भी तंजावुर के थोड़ा सा नज़दीक ही एक शहर है जिसको राजेंद्र चोल वन ने बसाया था। जब हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे साउथ इंडिया की तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि राजेंद्र जो चोल वन है उन्होंने लगभग नॉर्थ इंडिया का एक एक्सपीडिशन किया था, यानी ये तमिलनाडु है साउथ का, और यहाँ से जो है वो नॉर्थ में आए थे, और इस तरह से लगभग उनकी एक यात्रा थी। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो गंगा का जो किनारा था या जो गंगा के जो आसपास के जो क्षेत्र थे वहां तक इन्होंने अपना एक्सपीडिशन किया था और ये जीत के आए थे इस तरह से वापस। तो इसके लिए इनका जो नाम है वो गंगाईकोंडा चोल रखा था, और जो उन्होंने शहर बसाया उसकी उपलक्ष्य में उसका नाम उन्होंने गंगाईकोंडा चोलपुरम रखा था। आई थिंक साउथ के नाम थोड़े से डिफरेंट और थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, मुश्किल होते हैं याद रखने के लिए, बट जिस तरह से मैं बोलूंगा तो आई थिंक आप लोगों को भी थोड़ा इजीली याद हो जाएगा। सो वी कैन से दैट इट इज गंगाईकोंडा चोलपुरम। एंड राजेंद्र चोल वन जो है he constructed this temple. And the third temple in this series is the Airavateshwar temple. Airavateshwar यानी कि ऐरावत हाथी से रिलेटेड होता है, तो वी कैन रिमेंबर इट समथिंग रिलेटेड विद द एलिफेंट। एंड जो दारासुरम जो जगह है वहाँ पर दिस टेम्पल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द सक्सेसर ऑफ राजेंद्र चोल वन, ही वाज राजा चोल टू। सो इस तरह से वी कैन से दैट देयर आर 3 important temples. So UNESCO has recognized them as the World Heritage Site, all 3 of them. So after discussing the temples of Odisha and Tamil Nadu, let's move towards Karnataka. And Karnataka में जो है हम्पी
उस एरिया के आसपास काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं। एंड दीज आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा रिवर की जो है वो एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, और कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के जो बीच का जो दोआब है उसको रायचूर दोआब के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है वो विजयनगर एम्पायर जो है, यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य था जिसका कृष्णदेवराय सबसे इम्पोर्टेंट किंग है, 14th सेंचुरी में डेवलप होना स्टार्ट हुआ था और अराउंड 15th-16th सेंचुरी तक इसका विकास हुआ था। तो जो हम्पी जो है इट सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, यानी कि जो विजयनगर एम्पायर है इसकी राजधानी थी। और यह जो पूरी लोकेशन है यहाँ पर बहुत सारे फोर्ट्स यानी किले, रिवर साइड फीचर्स हैं, रॉयल एंड सेक्रेड कॉम्प्लेक्सेज हैं, यानी कि अलग अलग जो रॉयल इवेंट्स होती है या फिर जो रिलीजियस इवेंट्स होती है उन सब के लिए डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेज बनाए हुए हैं। जैसे दशहरा का जो फेस्टिवल होता है दैट इज कॉमन इन साउथ इंडिया, और उसके ऑब्जर्वेंस के लिए एक अलग से पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जहाँ पर लाइक एक ऊपर का एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे किंग वगैरह जो होते थे वो बैठते थे, और उसके बाद में जो सामने का जो पूरा ग्राउंड है यहाँ पे बाकी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी। तो इस तरीके से रॉयल एंड सेक्रेड कॉम्प्लेक्सेस हैं, टेम्पल्स हैं यानी मंदिर है, बहुत सारे श्राइन्स, पिलर्ड हॉल्स हैं कि अलग अलग जो पिलर्स हैं उनके सहारे उन पे स्कल्पचर बनाया हुआ है और वहाँ पे हॉल बनाए हुए हैं। सो दिस इज द उस तरह से मंडपाज है, वहाँ पे मेमोरियल स्ट्रक्चर्स है, वाटर स्ट्रक्चर्स हैं। तो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ द हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे उस टाइम पे, मार्को पोलो एंड सो दे पीपल हैव रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द विजयनगर एम्पायर एंड इट्स कैपिटल। एंड उन लोगों ने ऐसा बोला है कि जो विजयनगर है वो उस टाइम पे वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट सिटी कह सकते हैं अपन, या रिचेस्ट जो एक एम्पायर होता है उसमें उनका नाम शुमार है। दिस ऐसा जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं वो कहते हैं। और ये जो हम्पी की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पे बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं, उसके साथ साथ जो जैन धर्म जो है उससे रिलेटेड टेम्पल्स भी यहाँ पर हैं। और जो हम यहाँ जो इमेज में जो टेम्पल देख रहे हैं इसका नाम है विरूपक्ष मंदिर यानी विरूपक्ष टेम्पल, भगवान शिव को ये डेडिकेटेड है। और जो ये है हम देख सकते हैं कि मोर और लेस जो साउथ इंडियन या जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसी में डेवलप है। यहाँ पे इसका गोपुरम है, ये जो पार्ट होता है लंबा ऊंचा वाला इसको विमान कहते हैं। ऑल्दो ऑल दिस आर द पार्ट ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर विच वी शुड कवर इन एनीवे इन द आर्ट एंड कल्चर पार्ट। सो आई एम जस्ट टेलिंग दीज थिंग्स हियर ओनली। एंड यहाँ पे जो सामने का जो पोर्शन होता है यहाँ पे डिफरेंट मंडपास वगैरह होते हैं। सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इनफ अबाउट इट। लेट्स मूव फ्रॉम हम्पी टू पत्तड़कल। जो ये पत्तड़कल की जो साइट है वो भी कर्नाटक में ही है। एंड यहाँ पे अयोल, बादामी और पत्तड़कल ये जो तीनों क्षेत्र हैं यहाँ पे काफी सारे मंदिर जो हैं वो 6th सेंचुरी में बनना शुरू हुए थे और लगभग 8वीं-10वीं सेंचुरी तक ये मंदिर यहाँ पे बनते रहे थे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात इनकी ये है कि यहाँ पे जो है वो जो साउथ इंडिया और जो नॉर्थ इंडिया जो दोनों की जो एक मिश्रित शैली जो है उस फॉर्म में डिजाइन किए गए हैं, यानी कि This is a harmonious blend of architectural forms from the northern as well as the southern India। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो एक समन्वय जो होता है मंदिर शैली का वो हमें इन मंदिरों में देखने को मिलता है। ये भी मेनली डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, बट एलिमेंट्स ऑफ वैष्णविज्म एंड शक्ति थियोलॉजी एंड लीजेंड्स आर ऑल्सो फीचर्ड, यानी कि जो शक्तिज्म से रिलेटेड जो कहानियाँ वगैरह जो होती है उनका भी यहाँ पर जिक्र आपको देखने को मिल जाएगा। और इम्पोर्टेंट जो टेम्पल्स है उनमें पप्पानाथ का मंदिर है, और जो जैन जो रिलीजन है उससे रिलेटेड जैन नारायण मंदिर है। ये सिर्फ एकमात्र ही मंदिर है जो जैन धर्म से रिलेटेड है, बाकी सब हिंदू मंदिर हैं। एंड जैसा कि वी हैव डिस्कस्ड दैट हम्पी इज ऑन द जो तुंगभद्रा रिवर है उसके किनारे पर बसा हुआ है। तो जो मालप्रभा है वो भी एक कृष्णा जो रिवर है, जो साउथ की जो कृष्णा नदी है उसका एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी यानी कि एक सहायक नदी मालप्रभा है और तुंगभद्रा है। सो तुंगभद्रा एंड मालप्रभा हम ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से भी ये डिस्कस कर सकते हैं। इन एग्जाम दैट कैन इट मे बी आस्क्ड दैट कि कृष्णा नदी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के नाम बता दीजिए, या फिर जो तुंगभद्रा या मालप्रभा जो रिवर हैं, या घाट प्रभा भी इनकी एक तीसरी ट्रिब्यूटरी होती है घाट प्रभा। सो आई एम डिविएटिंग लिटिल बिट फ्रॉम द टॉपिक, बट यस दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इसलिए वी शुड नॉट सी देम इन सेपरेशन। So without wasting much time, let's move from South India to Bihar। And बिहार में जो बोध गया जो है गया डिस्ट्रिक्ट में, this is an important site for the बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म के लिए इम्पोर्टेंट साइट है, बिकॉज ये जो लोकेशन है यहाँ पर जो भगवान बुद्ध है उनको सन 531 ईस्वी के आसपास ईसा पूर्व
में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो निर्वाणा जिसको हम कहते हैं, एनलाइटमेंट, इसका उनको यहाँ पे ही उन्होंने सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त किया था, लगभग 10-12 साल घूमने के बाद। और उसके बाद में ये जो यहाँ पे जो इनको डिवाइन नॉलेज जो मिला, उसको उन्होंने पूरी लाइक हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में उन्होंने फैलाया। और उसके बाद में जो सम्राट अशोक जो आए, उन्होंने वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था, उस वाली जगह पे जहाँ पे जिस बोधि ट्री के नीचे इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उसके बाद में लेकिन जो प्रेजेंट साइट है वो 5वीं और 6ठी सेंचुरी के आसपास बनाई गई है, यानी कि लगभग इस वाले वक्त के बाद में लगभग 700-800 वर्ष बाद में ये जो मंदिर, जो प्रेजेंट मंदिर हम जो देख सकते हैं, वो लगभग ओरिजिनल मंदिर के लगभग 700 वर्ष बाद में बनाया गया है। हिस्ट्री में हम देखेंगे कि जो अशोक है जो मौर्य एम्पायर के हैं, और उसके बाद में एक आता है शुंग एम्पायर। तो शुंग एम्पायर में एक राजा होता था, उसने, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो मंदिर, जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस पेड़ को उसने काट दिया था, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि जो बौद्ध धर्म है वो दुनिया में आगे फैले। सो दैट वी विल डिस्कस इन द हिस्ट्री पोर्शन। If you want me to continue with our history portion which I started, like जो हमारा पहला चैप्टर था क्लास 10th का स्वर्णिम भारत, अगर आप चाहते हैं कि वो सीरीज वी शुड कंटिन्यू, सो यू प्लीज राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। स्वर्णिम भारत जहाँ पे सिर्फ हमने मौर्य डिस्कस किया था, उसके बाद में हमने आगे का अभी डिस्कशन करना बाकी है। सो इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू विद दैट सीरीज, प्लीज आइदर टेक्स्ट मी और you write it in the comment section that sir please continue with the Swarnim Bharat series as well, so that we can cover the history of India as well as together with the history of Rajasthan. So we can also say that this the important part is that this temple has been built in bricks, यानी कि इसका जो निर्माण है वो ईंटों से कराया गया है। जनरली हम देखते हैं कि जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं they are constructed in stones and like slabs, but यहाँ पे ये जो टेम्पल है it has been constructed in bricks and it has been the ultimate temple for reverential worship by the Buddhists of the all denominations from all over the world, यानी कि जो दुनिया भर के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन लोगों के यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है। पीपल फ्रॉम चाइना, पीपल फ्रॉम जापान, साउथ कोरिया, जहाँ जहाँ जो बौद्ध धर्म है अभी भी प्रोमिनेंस में, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म फॉलो होता है। इवन म्यांमार और थाईलैंड जो हैं, तो यहाँ के सबके जो सैलानी हैं वो हर वर्ष यहाँ पे आते हैं और अपनी आराधना व्यक्त करते हैं। अशोका काल से ही जुड़ा हुआ एक और दूसरा जो इम्पोर्टेंट साइट है बिहार में, वो है नालंदा। तो हम जानते हैं नालंदा जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी कह सकते हैं, या जो तक्षशिला के साथ की जो दो सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें से एक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम हम सब जानते हैं। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जमीन के नीचे दब गई थी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन जब एक्सकेवेशंस वगैरह शुरू हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, तो 20th सेंचुरी में इसको वापस रीडिस्कवर किया गया और यहाँ पे देखा गया कि जो ये पूरी साइट है वहाँ पे बहुत सारे स्तूपाज हैं जो बुद्धिज्म में कॉमन होते थे, श्राइन्स है, विहाराज, विहाराज यानी कि जहाँ पर जो मॉन्क्स वगैरह जो होते थे वो रहते थे और वहाँ पे एजुकेशन जो है वो दी जाती थी उनको। और उसके साथ साथ जो स्कल्पचर है उसमें स्टैच्यू जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट पत्थर होता है, उसके अलावा स्टोन एंड मेटल जो है उनमें अलग अलग स्कल्पचर वगैरह भी बनाए हुए हैं। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट excavation related to the Mauryan time and post-Mauryan time, and it is said that the archaeological remains of a monastic and scholastic institution, monastic यानी कि जो मठ वाली जो प्रथा होती है, पूरा एक जो मठ होता है उस तरीके की जो प्रथा होती है उसका एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, एंड इट इज डेटिंग बैक फ्रॉम द 3rd century BC, यानी कि जो अशोक का जो काल है उस टाइम से, और लगभग 13वीं शताब्दी तक यहाँ पर टीचिंग्स वगैरह होती थी कंटिन्यूसली। जो गुप्त साम्राज्य के जो रूलर्स हैं उन लोगों ने इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, और जो गुप्ता जो किंग्स थे वो लोग यहाँ पर जो है काफ़ी सारा डोनेशंस वगैरह देते थे ताकि दुनिया भर से लोग आएँ और यहाँ पे पढ़ाई करें। और हम जानते हैं कि जो चाइना के जो सबसे फेमस ट्रेवलर्स है फाइयान, वैनसेंग और भी बाकी जो इम्पोर्टेंट लाइक स्कॉलर्स हैं, दे केम टू नालंदा, दे स्टडीड हियर फॉर सम 8-10 years, they spent a good quality time here and then they went back to their country, they took the Buddhism from India and the situation of Buddhism is such that आज सिर्फ भारत में ही बुद्धिज्म नहीं है, लाइक जहाँ पे जो ओरिजिन प्लेस जो है बुद्धिज्म का वहाँ पे लेस देन 1% पॉपुलेशन जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है, लेकिन जापान, चाइना, ये जो कंट्रीज है वहाँ पर जो बुद्धिज्म है वो मेजोरिटी में है। सो दैट इज द बिट deviant discussion from the slide, but that is an important thing, so I thought that I should tell you. उसके बाद में जो है the historical developments of the site
टेस्टिफाइज यानी ये टेस्टिफाई करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ द बुद्धिज्म रिलीजन एंड द फ्लरिशिंग ऑफ द मोनेस्टिक एंड एजुकेशनल ट्रेडिशन। जो एक मठ बनाकर जो एजुकेशन जो दी जाने की, जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से एजुकेशन दी जाती है कि जो शिक्षक जो गुरु हैं, जो शिक्षक हैं और गुरु जो स्टूडेंट्स हैं वो सब एक ही जगह पर रह के, और जैसे हम जिसको गुरुकुल कहते हैं पुराने टाइम में, तो उस तरीके की जो शिक्षा दीक्षा का जो प्रावधान था वो यहीं से फैलता है। और नालंदा हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम काल भी कहलाता है। सो लेट्स मूव अहेड। उसके बाद में अब हम आते हैं माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। सो वैसे तो हम देखते हैं कि जो इंडियन रेलवेज है उसमें काफ़ी भीड़ होती है, ट्रेन्स में फैसिलिटीज़ वगैरह भी कई बार हमको नहीं पसंद आती है, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों को काटकर और दूर दराज तक पहाड़ी इलाकों में भी जो हमारा इंडियन रेलवे जो फैला हुआ है, उसकी वजह से जो WHC जो है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को, उन्होंने जो डिफरेंट पार्ट्स इंडिया में, जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है यानी कि जो वेस्ट बंगाल में, जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और जो कालका शिमला रेलवे है, जो आप अगर जो लोग शिमला घूमने जाते हैं वो कई बार ट्रेन में बैठ के जाते हैं, कालका से शिमला मेल चलती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो रेलवे लाइंस हैं, इनको जो WHC है उसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, क्योंकि दे आर द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ बोल्ड इंजीनियस, यानी कि ऐसा और जो है वो बाकी दुनिया के कहीं दूसरे हिस्सों में नहीं देखने को मिलता है। इस तरीके की इंजीनियरिंग इनमें यूज की गई है। सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन इफेक्टिव रेल लिंक थ्रू अ रस्ड एंड माउंटेनियस टेरेन, यानी कि जो माउंटेनियस एरिया जो होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, उनमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना इतना ईजी काम नहीं होता है, क्योंकि बहुत जो टोपोग्राफी होती है वो बहुत ऊपर नीचे होती है। तो इनको काटकर एक तरह से जो रेलवे या जो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स है उनको एस्टैब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन जो इंडियन रेलवे है उसने ये काम कर दिखाया है और हम लोगों को ये वाली चीज़ रियलाइज भी नहीं होती है। सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू द इंजीनियर्स हु हैव took efforts and designed then that these railway lines. So WHC, UNESCO have also recognized, we should also recognize their efforts. So I have already told that कि जो हिमालय जो हैं और जो नीलगिरीज की जो पहाड़ियाँ हैं, इनको काटकर जो बनाया गया है वो WHC का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। एंड अब हम आते हैं कल्चरल साइट से नेचुरल साइट्स की तरफ, यानी अब तक जो हमने जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो विश्व धरोहर स्थल हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, दे आर कल्चरल कैटेगरी, बट जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं दे आर नेचुरल कैटेगरी, एंड ऑल ऑफ देम आई हैव केप्ट इन जस्ट लाइक एक साथ रखा है उन सबको, ताकि यू कैन रिलेट देम विद द ईच अदर, एंड याद रखने में थोड़ा आसानी रही। अगर कल्चरल और नेचुरल आपस में एक दूसरे में फैली हुई रहेगी, मिक्स रहेगी, तो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो जो नेचुरल साइट्स है उसमें फर्स्ट साइट है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये जो दोनों हैं ये दोनों आसपास ही हैं, और उत्तराखंड में जो है गढ़वाल हिमालय जो रेंज है उसमें ये लोकेटेड है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। सो डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन गढ़वाल हिमालय जो है वो इम्पोर्टेंट है, इस दृष्टि से हमें याद रखना। जो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, इट इज रिनाउंड फॉर द मिडोज ऑफ एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स। जो एल्पाइन जो वनस्पति होती है, जो शंकुनुमा जो पेड़ होते हैं, तो उस तरीके की जो वनस्पति है वो इस नेशनल पार्क में पाई जाती है। एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी, यानी कि हम जानते हैं कि हिमालय के पहाड़ कितने सुंदर हैं, कितने ब्यूटीफुल है, और जब इस तरीके की जो पहाड़ों पर जब पेड़ वगैरह होते हैं, जंगल वगैरह होते हैं, तो उनकी जो है वो ब्यूटी में चार चांद अपने आप ही लग जाते हैं। So considering the richly diverse area, it is home to rare and endangered animals। जो अलग अलग endangered animals जो हैं ये उनका घर है, और यहाँ पे बहुत सारे endangered animals जैसे कि एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर एंड ब्लू शिप जिसको भराल भी कहते हैं हिंदी में। तो ये सब जो वाइल्ड लाइफ की जो स्पीसीज हैं दे आर एंडेंजर्ड, यानी कि उनको थ्रेट है बहुत सारे फैक्टर्स से, बट जो नंदा देवी एंड जो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है दे आर होम टू दीज एनिमल्स, और उनके लिए एक तरह से हैबिटेट का काम करते हैं। दे एनकम्पास ए यूनिक ट्रांजिशन जोन बिटवीन द माउंटेन रेंजेस ऑफ द जंस्कार एंड द ग्रेट हिमालय। जब हम ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हिमालय है वो चार अलग अलग पहाड़ियों की जो श्रेणियां है उसमें बटा हुआ है। तो उसमें पीर पंजाल है, जंस्कार है, कराकोरम है, सॉरी कराकोरम ये वाली है, ये ग्रेटर हिमालय है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो जंस्कार जो है और जो ग्रेटर हिमालय जो है,
हिमाचल जिसको भी हम कह सकते हैं, तो उनके बीच का जो एक ट्रांजिशन जोन जो होता है ये उसको एनकम्पास करता है। सो वाइल डिस्कसिंग द ज्योग्राफी, इनको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस, उनका एक्सपेंशन कैसे कैसे हैं। नेक्स्ट इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। सो उत्तराखंड के बाद में हम बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हैं। और जिस तरीके से बिकॉज हिमालय जो है वो पूरा एक लंबी माउंटेन रेंज है, तो जिस तरीके के माउंटेन्स मोर और लेस उत्तराखंड में है, उससे थोड़ा और ज़्यादा हाइट वाले जो माउंटेन्स है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो ये और ज़्यादा हाइट पे है और उसकी वजह से हाई एल्पाइन पीक्स यहाँ पे मिलती है, एल्पाइन मिडोज होती है एंड रिवराइन फॉरेस्ट्स होते हैं। यानी कि ये जो रीजन है यहाँ पे बहुत सारे जो नदियां हैं उनके ओरिजिन प्लेसेस हैं, यानी कि सोर्स ऑफ ओरिजिन है, जो नदियों का जो उद्गम स्थल जिनको हम कहते हैं। तो बहुत सारी नदियां जो है ये वाले क्षेत्र से निकलती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। तो जो बर्फ के जो ग्लेशियर है जब पिघलते हैं तो वहाँ से नदियाँ निकलती है और उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो नदी वाले फॉरेस्ट डेवलप हुए हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव। और ये जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है, इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जब हम एनवायरनमेंट वगैरह कवर करेंगे तब हम देखेंगे कि इंडिया में जो टोटल हैं वो 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। सो वन इज हिमालय, अनदर वन इज द लाइक वेस्टर्न घाट्स, एंड देन श्रीलंका का जो कोरल रीफ्स वगैरह जो हैं। सो देर आर टोटल 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वाइल स्टडिंग द एनवायरनमेंट। यहाँ पर जस्ट सिर्फ इतना जान लेते हैं कि ये जो हिमालयन जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसका पार्ट है, एंड इट इंक्लूड्स 25 फॉरेस्ट टाइप्स अलोंग विद अ रिच असेंबलेंस ऑफ फौना स्पीसीज, सेवरल ऑफ विच आर थ्रेटन्ड। यानी कि जो यहाँ पे जो वनस्पति है उसको काफ़ी खतरा है। और खतरा किस किस चीज़ से है? एक तो जो हम लाइक माउंटेन्स जो डिस्ट्रक्शन होते रहता है उसकी वजह से खुद ही वनस्पति जो खतरे में है। दूसरा जो फॉरेस्ट फायर्स वगैरह होती है उनकी वजह से भी। एंड दिस गिव्स साइट द आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बिकॉज यहाँ का जो हैबिटेशन है वो एक अलग टाइप का है अपने आप में। यहाँ पे जो स्पीसीज पाई जाती है वो बाकी जगह पे नहीं होती है, इसलिए दिस इज द आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और यहाँ पे हम इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो ब्लू शीप या जो भराल वगैरह जो हैं या इस तरीके की जो और स्पीसीज हैं, दे आर ट्राइंग टू क्रॉस दिस माउंटेन, लाइक दे आर वाइल्ड गोट्स एंड दे आर क्रॉसिंग द वाइड दिस माउंटेन रेंजेस, एंड विच वी कैन सी ऑल्सो द रिवर्स और जो स्ट्रीम्स जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, सो विच वी कैन सी इन द स्लाइड। अभी तक हम हिमालय में ही अटके हुए हैं। हिमालय बहुत बड़ी है इसलिए क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो फ्रॉम उत्तराखंड से हम पहले हिमाचल की तरफ गए थे। आई थिंक हमें हिमाचल से उत्तराखंड की तरफ आना चाहिए था ताकि हम सिक्किम तक जल्दी पहुंच जाते हैं। चलो ठीक है, बीच में कोई बात नहीं, यहाँ पे नेपाल है। सो द नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द मिक्स्ड कैटेगरी। सो द ओनली हेरिटेज साइट विच इज ऑफ मिक्स्ड कैटेगरी इज कंचनजंगा नेशनल पार्क। और जो वर्ल्ड की जो 3rd हाईएस्ट जो पीक है कंचनजंगा, वो इसी नेशनल पार्क का हिस्सा है। और कुछ टाइम पहले तक जब तक माउंट एवरेस्ट की जो एग्जैक्ट हाइट है उसका पता नहीं था, ऐसा माना जाता था कि जो कंचनजंगा माउंटेन है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन जब एग्जैक्ट एस्टिमेशन कर लिया गया तो वी नो दैट कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, 3rd नंबर पे कंचनजंगा है। डू यू नो 2nd नंबर पे सबसे ऊंची कौन सी चोटी है भारत की? इफ़ यू नो प्लीज राइट, अदरवाइज गूगल करें। आई नो द आंसर बट आई विल नॉट टेल बिकॉज थोड़ा आप लोग भी मेहनत करें। एंड इट इज़ लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज सिक्किम। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट अभी हिमालय की जो रेंज है वही कंटिन्यू हो रही है। एंड जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, इट इंक्लूड्स अ यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लेन्स, मैदान भी हैं, वैलीज घाटियां हैं, लेक्स, ग्लेशियर्स, स्पेक्टेकुलर स्नो कैप्ड माउंटेन्स, यानी कि जो बर्फ से ढके हुए माउंटेन्स भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सब कुछ है, मैदान, पहाड़ी, घाटियाँ, सब कुछ है। और ये जो सिक्किम का जो ये वाला पार्ट है दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द बुद्धिस्ट। यहाँ पे बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह यहाँ पे मेडिटेशंस, चैंटिंग्स वगैरह करते रहते हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। ऐसी जगह पे जो इस तरीके के मोनेस्ट्रीज वगैरह बनाई जाती है, बहुत ही अच्छा वेदर रहता है वहाँ पे और लोग मेडिटेशन वगैरह करने के लिए हर साल वहाँ पे जाते हैं। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है वो कंटिन्यूसली वहाँ पे चैंटिंग वगैरह करते रहते हैं। सो इस तरह से हमारी हिमालय की यात्रा पूरी होती है। अब हम चलते हैं हिमालय से साउथ की तरफ, यानी कि वेस्टर्न घाट्स।
सो जो वेस्टर्न घाट्स जो हैं, पश्चिमी घाट्स जो हैं, उनको सह्याद्री माउंटेन्स भी कहा जाता है और ये गुजरात से लेके महाराष्ट्र, देन गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरल, तो ये जो जितने भी साउथ या वेस्टर्न इंडिया के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये जो 6 स्टेट्स हैं यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो उनका एक्सपेंशन है, यानी कि वो फैले हुए हैं। सो यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो कितने स्टेट्स में फैले हुए हैं। सो वी शुड रिमेंबर दीज सच फैक्चुअल थिंग्स। और जो ये है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड व्हाइल डिस्कसिंग द ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क कि ये जो है वो हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है। इसी तरीके से जो वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं ये मैं एनवायरनमेंट वाली सीरीज में डिस्कस करूंगा, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बट यस, जो इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है उसमें दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो है वो टोटल देयर आर 39 प्रॉपर्टीज विच आर इंक्लूडेड एज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, यानी कि बहुत सारे स्टेट्स के अक्रॉस फैला हुआ है। तो काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, रिजर्व फॉरेस्ट्स हैं, और ये सब जो है यहाँ पे जो वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना है उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीसीज सिर्फ इन्हीं रीजन्स में है। सो द 20 आउट ऑफ देम आर इन द स्टेट ऑफ केरल, तमिलनाडु, 5 इन द तमिलनाडु एंड 4 इन महाराष्ट्र। उसके साथ साथ जो कौन कौन से सब क्लस्टर्स हैं उनके नाम देख लेते हैं। अगस्त्यमाला, पेरियार ये केरल में है, अन्नामलाई, नीलगिरी तमिलनाडु में है और केरल में भी है, तलाकावेरी, कुडरमुख जो कर्नाटक में है, एंड सह्याद्री। सो ये सब जो है सब क्लस्टर्स जो है इसका हिस्सा है। तो वेस्टर्न घाट के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट वाली सीरीज में पढ़ेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग वी शुड जस्ट रिमेंबर दैट वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वी शुड रिमेंबर इट। अब हम साउथ से चलते हैं ईस्ट की तरफ, यानी कि सुंदरबन नेशनल पार्क। सो सुंदरबन नेशनल पार्क आई हैव नॉट मेंशन्ड दैट इट इज इन विच स्टेट, बट इट इज इन द वेस्ट बंगाल। और उसके साथ साथ जो है हम थोड़ा सा ज्योग्राफिकली इसको समझ लेते हैं। ये जो आपका है वो बांग्लादेश का जो है कह सकते हैं कि हम ये पूरा कोस्ट कह सकते हैं, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का जो बे ऑफ बंगाल का जो कोस्ट है। तो इसका लगभग जो 40% हिस्सा जो आता है वो वेस्ट बंगाल में आता है और वो जो बाकी जो आता है वो बांग्लादेश में आता है। तो जो इम्पोर्टेंट 3 रिवर्स हैं, गंगा रिवर्स इंडिया की, उसके साथ में जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर आती है और एक बांग्लादेश में पद्मा रिवर है। तो ये जो तीनों नदियां हैं वो यहाँ आके पूरा एक जो है वो गंगा का डेल्टा बनता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा है। आई थिंक अमेजन इज द बिगेस्ट रिवर डेल्टा। आई एम जस्ट लिटिल बिट कंफ्यूज्ड ये कौन सा वेदर गंगा का जो है वो सबसे बड़ा है या अमेजोन का है। तो एक बार आप थोड़ा सा गूगल कर लें, थोड़ी सी याददाश्त कमजोर हो रही है हालांकि, बट यस जो सुंदरबन है वो वेस्ट बंगाल में भी है और बांग्लादेश में भी है। सो दे टुगेदर आर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बट वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द पार्ट विच लाइज इन इंडिया। सो दिस इज द लार्जेस्ट एस्चुराइन मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव जो है वो एक अलग तरीके की जो वनस्पति होती है कि जो सलाइन वाटर यानी कि जो नमकीय पानी होता है उसमें ये डेवलप होती है। So that we will discuss in the environment part in bit detail। मैंग्रोव्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन से टेम्परेचर में वो सर्वाइव करते हैं। 25 से 27 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो उनके लिए अनुकूल होता है और जो क्लीन वाटर जो होता है उसमें वो ग्रो करते हैं। थोड़ा डिटेल में हम बाद में देखेंगे। सो ये नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बिकॉज यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है ऑफ वाइट टाइगर्स इन इंडिया। उसके साथ साथ जो है वो वाटर क्रोकोडाइल्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। And this region is densely covered by mangrove forests, which we have already discussed, and it is one of the largest reserves for the Bengal tiger. So it has also been declared as a tiger reserve under the Project Tiger, which was started in around the year 1973 or 1974. So ये सारी चीज़ें हम जो environment में discuss करेंगे, don't worry about them. There is lot of flood of information, यानी कि जो है information की बाढ़ आ रही है, लेकिन हमें इसको संभालना होगा। So it is formed from the sediments deposited by 3 great rivers, the Ganges, Ganga Maiya, Brahmaputra and Meghna. So I have already described them through a कुछ गंदा सा मैप बना के मैंने इसको दिखाने की कोशिश की है। So you please bear with me. So सुंदरबन से अब हम चलते हैं आगे असम की तरफ। So जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके सदर्न कोस्ट पे जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है। लाइक अगर ये
ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे निकल के आती है, यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, फिर इसके बाद में इस तरीके से ये आसाम में आती है और फिर इस तरीके से ये बांग्लादेश में होते हुए बे ऑफ बंगाल में एंटर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है आसाम का, इसमें लगभग यहाँ जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है। सो इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर साउथ बैंक, ठीक है। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट इन 1908। इसको 1908 में डिक्लेयर कर दिया गया था रिजर्व फॉरेस्ट। उसके बाद में इसको जो है वो नेशनल पार्क और प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर जो इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है उसमें भी इसको डिक्लेयर किया गया है। टू प्रोटेक्ट द ड्विंडलिंग नंबर्स ऑफ द राइनोसोर्स, जो इंडियन राइनोसोर्स है सबसे ज़्यादा इसी यहाँ पे ही मिलते हैं। राइनोसोर्स यानी गेंडा। एंड सॉरी आई हैव फॉरगॉट टू इंक्लूड अ पिक्चर ओवर हियर, अदरवाइज आप सब लोग एक सिंगल वन हॉर्न्ड जो राइनोसोर्स होता है उसकी पिक्चर यहाँ पे जरूर देखते, बट आई थिंक सबने आपने देखी है राइनोसोर्स की पिक्चर, सो यहाँ पे डालना जरूरी नहीं है। चलो उसकी जगह मैंने मैप बना दिया। आई हैव कवर्ड दिस पार्ट and it has the distinction of being the home to the largest population of the great Indian one-horned rhinoceros, which I have already told you. आफ्टर काजीरंगा आसाम में घूम रहे हैं अभी। सो जो सेकंड इम्पोर्टेंट है वो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो जो काजीरंगा था वो ऑन द सदर्न कोस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र था, वो इधर था। तो जो आपका मानस है वो भूटान बॉर्डर के पास में नॉर्थ की तरफ है ब्रह्मपुत्र रिवर के, और जो मानस रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी वो उसके पास में है। सो इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम इन द प्लेन्स ऑफ मानस रिवर इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ऑन द बॉर्डर विथ भूटान है ऑलरेडी टोल्ड। तो ये जो मानस जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भूटान में भी उसकी रॉयल भूटान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से है, रॉयल भूटान मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से है। तो ये एक कंटिन्यूअस है, यानी कि जो यहाँ के जो पशु पक्षी जीव जंतु जो हैं वो इधर से इधर और इधर से उधर आते जाते रहते हैं। इट इज हैबिटेट फॉर द सेवरल स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स, 21 मोस्ट थ्रेटन्ड स्पीसीज ऑफ मैमल्स, यानी कि जो जीव जंतु जो हैं प्राणी जो हैं, 36 रेप्टाइल स्पीसीज सांप वगैरह, एंड 3 एम्फीबियंस एंड 350 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तो ये नंबर्स याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो याद रखना जो जरूरी है वो ये है कि कौन कौन सी एंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। तो टाइगर है, पिग्मी होग है, I do not know the name of all these animals in Hindi. So rhinoceros हम जानते हैं, गेंडा कहते हैं इसको, वाइल्ड बफेलोज यानी कि जंगली भैंसें, क्लाउडेड लेपर्ड यानी कि जो चितकबरा जो तेंदुआ होता है, स्लोथ बियर यानी कि एक भालू ही होता है जो बहुत ही धीरे चलता है, उसको स्लोथ बियर कहते हैं, एंड इंडियन एलिफेंट्स, गोल्डन लंगूर एंड बंगाल फ्लोरिकन। जो फ्लोरिकन है वो दिस इज अ बर्ड। सो ये जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, मानस टाइगर रिजर्व या जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज अ होम टू ऑल दीज स्पीसीज। सो यू प्लीज रिमेंबर दिस। यूपीएससी को बहुत आदत है इन सब पे क्वेश्चंस पूछने की। एंड इट बिकेम अ टाइगर रिजर्व इन 1973 एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। सो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर काजीरंगा। सो आसाम की दो इंपॉर्टेंट साइट्स थी, काजीरंगा एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वी हैव डिस्कस्ड देम। सो in this session we have discussed all the 38 World Heritage Sites of India. First we covered 4 World Heritage Sites of Rajasthan, then we covered around 16-17 World Heritage Sites जो mostly North India में थी, और जो Western India में in the states of Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Delhi and Chandigarh, Rajasthan. And in this we have discussed mostly the temples of the South India. कोणार्क का सन टेम्पल, पत्तड़कल के टेम्पल कर्नाटका, हम्पी के टेम्पल कर्नाटका, तमिलनाडु में जो ग्रोट चोला टेम्पल्स हैं वो, ममलापुरम के जो टेम्पल्स हैं वो, एंड उसके बाद में वी डिस्कस्ड 2 इम्पोर्टेंट साइट्स फ्रॉम बिहार। वन वाज नालंदा, अनदर वन वाज बौद्ध गया का जो कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद में हमने थोड़ा हिमालयों में विचरण किया। हिमालय में हमने देखा था कि जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फिर हम हिमाचल प्रदेश में गए थे तो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क था। उसके बाद में हम सिक्किम की तरफ आए तो कंचनजंगा था, फिर हम वापस वेस्टर्न घाट की तरफ गए, और फिर उसके बाद में हम जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे हमने देखा मानस और जो काजीरंगा। तो इस तरीके से आई हैव डिस्कस्ड ऑल द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। विद दिस we will start some interesting topic in the next presentation. Please you people suggest me the name of the topics. अगर आप लोगों को लगता है कोई particular important topic है like national parks of India, या फिर you can say जो man and biosphere reserve जो होते हैं, environment का ही part है वो, MAB जो होता है man and biosphere reserve,
सो अगर आपको इनमें से लगता है कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, सो यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन सजेस्ट, आई विल मेक वीडियोस एज पर यू डिमांड। जैसा आप कहोगे वैसा आई विल डू। डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेसी में सबकी आवाज़ की वैल्यू होती है। सो आप जो भी कहेंगे आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड उसके बाद में द टाइम फॉर यू पीपल, आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड दिस, अगली सीरीज जो वो क्या स्टार्ट की जानी चाहिए, नेक्स्ट इज व्हाट। एंड इफ यू पीपल लाइक द वीडियो, अगर आप लोगों ने यहाँ तक अंत तक अगर देखा है, अगर इफ यू हैव बेयर विद मी, सो प्लीज लाइक इट, please share it with your friends as well. And I think you have already subscribed to the channel. If you have not, then please do it. Thank you.